तो आज हम क्या करेंगे, देखिए ये 7th क्लास की हिस्ट्री है, ठीक है। ये CBSE बोर्ड में नहीं है लेकिन हरियाणा बोर्ड में है। हरियाणा बोर्ड में 7th क्लास की हिस्ट्री का आज हम फर्स्ट लेसन करेंगे, जिसका नाम है हर्षवर्धन एवं तत्कालीन समाज। देखिए हर्षवर्धन भारत के अंदर एक राजा हुए हैं, ठीक है। तो उसके समय में कैसा समाज था, देखिए तत्कालीन समाज का मतलब क्या था, हर्षवर्धन जो राजा था उसके समय में कैसा समाज था उसकी हम बात करेंगे। बस तुम्हें याद रखना है कि हर्ष भारत के एक राजा थे। इसका समय देखिए 606 से लेके 647 ईस्वी तक, यानी आज से लगभग कितने साल पहले, 1400 साल पहले। यानी भारत में 1400 साल पहले एक शासक हुए थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। उसने भारत के, देखिए ये जो आपको मैप में दिखाई पड़ रहा है ये हिस्सा, ये गुजरात का है, कुछ हरियाणा का, कुछ मध्य प्रदेश का, ये सारा का सारा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन ये हर्ष का साम्राज्य था। यानी ये जो इतना एरिया था टोटली, ये पूरा का पूरा इतना जो एरिया था, इसके ऊपर कौन रूल करता था, हर्षवर्धन। कौन रूल करता था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का टाइम था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। क्या थी, थानेसर। तो आज देखते हैं पूरा डिटेल के अंदर कि हर्षवर्धन के बारे में। देखिए जो सम्राट हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति वंश का एक महान शासक था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि सम्राट हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है, तो किस वंश से है, पुष्यभूति वंश, यानी पुष्यभूति वंश के ये सम्राट थे, ठीक है। दूसरा देखिए इसने क्या किया, भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। देखिए ऐसा हुआ क्या था, हर्षवर्धन से पहले भारत के अंदर, देखिए इससे पहले गुप्त साम्राज्य था। हर्षवर्धन से पहले भारत में किसका शासन था, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के डाउनफॉल के बाद, यानी गुप्त साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, सारे राज्य धीरे धीरे टूट गए। और उसी समय भारत के ऊपर हूणों ने आक्रमण कर दिया। किसने किया, हूणों ने। तो देखिए एक गुप्त साम्राज्य था, यानी जहाँ पे ये हर्ष का साम्राज्य है 606 से पहले यहाँ पे क्या गुप्त साम्राज्य था, वो गुप्त साम्राज्य डाउनफॉल कर गया, यानी टूट गया छोटे छोटे राज्यों में। और उसी समय भारत में हूणों ने आक्रमण कर दिया, जो बाहर देशों से आए थे। हूण कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, यानी वो सेंट्रल एशिया से आके उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। तो भारत का जो ये पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था थी वो खिंड गई थी, यानी सारे राज्य अलग अलग टूट गए थे। लेकिन हर्ष ने क्या काम किया, सारे राज्यों को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। क्या कर दिया, पूरा यूनाइट करके उन्होंने क्या, एक साम्राज्य बना दिया, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए जो पुष्यभूति वंश है इसका संबंध किससे है। अब देखिए जो पुष्यभूति वंश है, ध्यान सुनिए, पुष्यभूति एक नाम था, राजा था पुष्यभूति नाम का कोई राजा, उसने जो थानेसर है में पुष्यभूति नामक वंश की स्थापना की थी। आइए हम डिटेल में देखेंगे कि पुष्यभूति वंश क्या था। अब देखिए पुष्यभूति वंश के मतलब बहुत सारे राजा हुए, उसमें सबसे जो शक्तिशाली राजा थे, सबसे महान राजा वो कौन थे, हर्ष थे। और आइए देखेंगे पुष्यभूति वंश में और कौन कौन से राजा थे, इनमें डिटेल में पढ़ेंगे कि पुष्यभूति वंश क्या था, उसमें कौन कौन से राजा थे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए थानेसर किस जगह पे मौजूद है, किस किस को पता है, थानेसर ये जगह हरियाणा के अंदर है। जो आज का कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र है, उसी का पुराना नाम क्या है, थानेसर ही मान लो, यानी कुरुक्षेत्र के पास ही है। यानी देखिए जैसे ये लेसन स्टार्ट होता है, जैसे लेसन स्टार्ट होता है हर्ष का, तो उसमें एक लड़की दिखाई जाती है, वो अपने बुआ की जाती है कुरुक्षेत्र। कहाँ जाती है, कुरुक्षेत्र। कभी भी कुरुक्षेत्र जाओगे ना, आप स्टेशन पे उतरोगे तो वहाँ पे लिखा मिलेगा थानेसर। क्या लिखा मिलेगा, थानेसर। तो वहाँ पे हर्ष का टीला है। क्या है, हर्ष का टीला। तो वो लड़की अपनी बुआ के साथ हर्ष का टीला देखने जाती है। क्या देखने जाती है, हर्ष का टीला। और हर्ष का टीला जो खंडर हो चुका है, और वो जो लड़की है अपनी बुआ से कहती, जो हर्ष का ये टीला है, यानी जो पुरातात्विक अवशेष है, उनको देख के वो पूछती है बुआ जी से कि ये क्या है, तो वो बताती है ये हर्ष का टीला है। तो पूछती कि हर्ष कौन थे, तो बताती आइए बेटा कि हम घर जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने जाके हर्षवर्धन के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में पूरा बताया। समझ गए ना। अब ध्यान से देखिए जो पहले राजा थे इसका नाम था नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। ध्यान से समझना, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, ये जो तीन राजा थे, इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से लेके 580 ईस्वी तक राज किया। पहले जो राजा थे नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इन्होंने 505 से लेके 580 लगभग 75 ईयर इन्होंने क्या किया, शासन किया। पहले राजा ये थे, स्टार्टिंग के राजा ये थे। और उसके बाद में क्या, देखिए ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट राजा नहीं थे। कहने का मतलब कि ये राज तो करते थे लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं थे। और बाद में क्या हुआ, देखिए ये इंडिपेंडेंट नहीं थे तो इन्होंने क्या है, महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने क्या है, इन राजाओं ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो पहले राजा कौन थे, पुष्यभूति वंश के। एक बार बोल के बताइए, पहला राजा
दूसरा राज्यवर्धन, तीसरा आदित्यवर्धन। तो ये 505 से 580, आज से 1400 साल पहले। बस याद रखना कि इस एरिया के अंदर लगभग जो थानेसर का एरिया यहाँ पे इन्होंने क्या है, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन ने 505 से लेके 80 तक यहाँ पे राज किया। पुष्यभूति वंश के पहले राजा थे, इनकी बात है। फिर आगे ध्यान से देखिए, ये 580 के बाद देखिए क्या हुआ। जो प्रभाकर वर्धन राजा थे उन्होंने क्या है 580 से लेके 605 ईस्वी तक थानेसर पर राज किया। यानी इनके बाद में जो राजा आए उसका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन देखिए इनसे थोड़ा सा अलग था। कैसे, ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। देखिए जो पहले राजा थे ना वो स्वतंत्र नहीं थे। क्या नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो प्रथम स्वतंत्र जो शासक थे पुष्यभूति वंश के वो कौन थे, प्रभाकर वर्धन। कौन थे, प्रभाकर वर्धन। आपकी बुक में जितना दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना कि पहले राजा कौन थे, बताइए पहले राजा कौन थे, नरवर्धन। दूसरे राजा, थर्ड राजा आदित्यवर्धन। तो 3 राजा तो ये थे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा क्या ये तीनों राजा स्वतंत्र थे, नहीं थे। ये राजा स्वतंत्र नहीं थे। इन राजा ने कब से कब तक रूल किया, 505 से 580 तक। लेकिन इसके बाद में जो प्रभाकर वर्धन राजा आए उन्होंने 580 से 605 तक उन्होंने रूल किया। और ये क्या थे, पहले स्वतंत्र शासक था। समझ गए ना, पहले स्वतंत्र शासक। उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या है, महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यानी इन्होंने क्या है, ये उपाधियां धारण की। देखिए इन्होंने तो क्या किया था, अपने आप को महाराज की उपाधि। और इसने क्या किया, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट राजा था, थोड़ा सा इनसे महत्वाकांक्षी भी था। तो इसने क्या किया, महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। तो ये उपाधियां होती है, क्या होती है, उपाधियां। जैसे हम गांव में बोल देते हैं, किसी का नाम बोलते ना, किसी को फौजी बोलने लगते हैं, किसी को सुपरस्टार बोलने लगते हैं, किसी को कुछ बोलने लगते हैं, ऐसे नाम दे देते हैं कोई चीज़ का। समझ गए ना। तो ऐसे उस समय जैसे महात्मा गांधी, महात्मा उसका नाम थोड़ी है, महात्मा की उपाधि मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी नाम उसका, नाम नहीं है। नेताजी की क्या है, उपाधि है। हर्षवर्धन के साम्राज्य में एक दरबारी कवि था, उसका नाम याद रखना, उनका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था, बाण भट्ट। हर्ष का दरबारी कवि कौन था, बाण भट्ट। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है प्रभाकर वर्धन के बारे में, बाण भट्ट ने बाद में लिखा है कि उनको वो क्या हूणों के लिए शेर कहलाए। क्या कहलाए, शेर। हूण जो जनजाति थी, सेंट्रल एशिया आई थी, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो उनके लिए वो क्या कहलाए थे, शेर। उन्होंने क्या हूणों से लड़ाई की थी। तो हूणों के लिए शेर किसे कहा जाता है, बताइए, प्रभाकर वर्धन को। किसे कहा जाता है, प्रभाकर वर्धन। तो ये हूणों के लिए शेर कहलाए, ये शब्द किसने बोले, बाण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा। बात आगे समझे। फिर बाद में क्या है, जो सिंध प्रदेश है, सिंध प्रदेश के लिए जवर कहलाए। क्या कहलाए, जवर। तो यानी 2 उपाधियां पूछ लेंगे, हूण प्रदेश, हूणों के लिए शेर तथा सिंध प्रदेश के लिए जवर। किसे कहा जाता है, प्रभाकर वर्धन को। किसे कहा जाता है, प्रभाकर वर्धन को। तो ये बात किसने बोली है, बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक के अंदर ये चीजें लिखी है। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान हुई, 3 संतान। अब उन 3 संतानों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था, राज्यवर्धन। तो उसका बेटा राज्यवर्धन था। और एक बेटी थी उसकी, उसका नाम क्या था, राज्यश्री। क्या थी, राज्यश्री। तो क्वेश्चन आएगा, राज्यश्री किसकी बेटी थी, प्रभाकर वर्धन की। और राज्यवर्धन किसका बेटा था, प्रभाकर वर्धन का। और सबसे जो छोटा बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था, हर्षवर्धन। यानी जो प्रभाकर वर्धन राजा थे उसकी 3 संतान थी। बड़ा बेटे का नाम क्या था, राज्यवर्धन। फिर उसकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था, राज्यश्री। और उसका छोटा बेटा उसका नाम क्या था, हर्षवर्धन। क्या नाम था, हर्षवर्धन। बात आगे ना समझ में। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ध्यान सुनिए, उसका बेटा राज्यवर्धन गद्दी पे बैठ गया। उसका बेटा राज्यवर्धन गद्दी पे बैठा। और राज्यवर्धन ने 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक ही राज किया। ऐसा क्यों, सिर्फ एक ही साल, उसका कारण देखेंगे आगे। अब ध्यान से देखिए, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में वो सिंहासन पे बैठा। कौन, उसका बेटा राज्यवर्धन। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे निकलेगा 1 नंबर का। जो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी बताइए, 605 में। यानी 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा गद्दी पे बैठ गया। अब उसने गद्दी पे बैठते ही ध्यान सुनिए, उसने भी उनके फादर की तरह महाराजाधिराज और परम भट्टारक, ये पूरा एक ही नाम है, परम भट्टारक की उपाधि धारण की। समझ गए ना। इन्होंने भी अपने फादर की तरह ये उपाधियां धारण की। किसने, राज्यवर्धन ने। और देखिए ये बहुत वीर और साहसी राजा था। राज्यवर्धन भी बहुत ज़्यादा साहसी राजा था। देखिए आगे देखिए,
इसके समय में एक बहुत बड़ा संकट आया। इस संकट को ध्यान से देखना। उस समय क्या, देखो आसपास के अंदर अलग अलग राजा होते थे, छोटे छोटे एरिया के अंदर अलग अलग राजा होते थे। जो मालवा जो स्टेट है, मालवा जो राज्य है, उसका शासक कौन था? देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये, मालवा का शासक कौन था उसमें? देवगुप्त। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा का। कैसे ही पूछ ले बता दोगे। जो गौड़ प्रदेश है उसका जो शासक कौन था? संसाक, राजा संसाक। संसाक वहां का राजा था गौड़ प्रदेश का। और वल्लभी का जो राजा था वो कौन था? ध्रुवसेन। कौन था? ध्रुवसेन। तो ये 3 अलग अलग राजा थे, अलग अलग एरिया के। तो मालवा के राजा, गौड़ प्रदेश के राजा, वल्लभी के राजा। इनका नाम देवगुप्त था, संसाक था, ध्रुवसेन था। ये तीनों राजाओं ने क्या किया? संयुक्त सेना बनाई। ये इकट्ठे हो गए। इन्होंने संयुक्त रूप से, यानी तीनों राज्य अलग अलग थे ये, इन्होंने इकट्ठा होके संयुक्त रूप से इन्होंने क्या है, उसके बहनोई। किसके बहनोई? जो राज्यवर्धन है, समझ गए ना, यानी राज्यवर्धन के बहनोई। कनौज के शासक कौन थे? ग्रहवर्मन मोखरी। क्या नाम है इनका? ग्रहवर्मन मोखरी। साथ युद्ध किया। देखिए मोखरी के साथ युद्ध किसने किया? मालवा, गौड़ और वल्लभी, यहाँ के जो तीनों राजा थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, यानी राज्यवर्धन के जो बहनोई थे, कनौज के जो शासक थे ग्रहवर्मन मोखरी, इसके साथ युद्ध करके उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसकी जो बहन थी, उसकी बहन का नाम आपको पता है, राजश्री, को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। समझ गए ना। तो ये उसके समय में एक संकट आया था। देखिए क्या हुआ, समझ गए ना। फिर से देखिए एक बार, यानी इस समय ये था ये तो थानेसर का राजा था, अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा थे। तो उसी के साइड में मालवा, गौड़ प्रदेश और वल्लभी, इनके अलग अलग शासकों ने क्या किया? संयुक्त रूप से इकट्ठा होके उसके जो बहनोई थे, यानी कनौज के जो शासक थे ग्रहवर्मन मोखरी के साथ युद्ध करके इन्होंने इसको मार दिया और इसकी बहन को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। तो गुस्सा तो आएगा ना, अरे ऐसा किसी के साथ हो तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो इन्होंने, राज्यवर्धन क्या हो गए? क्रोधित हो गए, इनको गुस्सा आ गया और 10,000 की सैनिकों के साथ, तो 10,000 सैनिकों को लेके उसने क्या है, एक साथ उनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है ना। तो उसका गुस्सा आ गया तो वो सेना को लेके अटैक करने के लिए निकल पड़ा। अब देखिए जैसे इसने अटैक किया तो हर्ष ने भी कहा, हर्षवर्धन इसका भाई था, हर्षवर्धन इसका भाई था, हर्षवर्धन ने कहा कि देखिए अन्याय हुआ तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने हर्ष को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हर्ष को इनकार कर दिया और कहा, ये स्टेटमेंट देखिए, हिरणों के शिकार के लिए एक ही शेर पर्याप्त है। क्वेश्चन पूछ लेगा ये शब्द किसने कहे? ये शब्द हिरणों के लिए एक ही शेर पर्याप्त है, ये शब्द किसने कहे थे? हर्षवर्धन ने कहे या राज्यवर्धन ने? गलती करोगे तुम बताओगे, हर्षवर्धन कर दोगे या करोगे? तो याद रखना राज्यवर्धन ने ये कहा था कि हर्ष को तो मना कर दिया, लड़ाई में नहीं जाना, और अपने आप चला गया अकेले 10,000 की सेना के साथ। और इन्होंने कहा हिरणों के शेर के लिए एक ही शेर पर्याप्त है। और हिरण किसको कह रहा है? ये मालवा के शासक, गौड़ के शासक, वल्लभी के शासक, इनको बोल रहा है। ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ? साहस दिखाते हुए उन्होंने जो मालवा के जो शासक थे, उसका नाम क्या था? देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त। उसको तो पराजित कर दिया, हरा दिया। लेकिन क्या हुआ, जो गौड़ प्रदेश शासक थे, गौड़ प्रदेश शासक कौन थे? ध्यान से देखिए, गौड़ प्रदेश शासक कौन थे? संसाक ने धोखे से 606 में उनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब आइडिया लगाइए, राज्यवर्धन की अगर हत्या हो गई तो आने वाले समय में थानेसर का राजा कौन बनेगा? हर्षवर्धन। कौन बनेगा? हर्षवर्धन। आइए अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक थानेसर में उन्होंने क्या किया? शासन किया। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो आप बता दोगे 4 जून 590 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? थानेसर के अंदर ही हुआ था। आगे देखिए माता पिता कि उनके माता पिता कौन थे? तो हर्षवर्धन की माता यशोमती देवी। कौन थी? यशोमती देवी। और इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है। तो इनकी माता और पिता यशोमती देवी और प्रभाकर वर्धन थे। इसके बाद में देखिए शिक्षा कि हर्षवर्धन की शिक्षा कैसे हुई, क्या हुई। देखिए हर्ष बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो इससे पता लगता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है। इसके बाद में देखिए शास्त्राभ्यास और युद्धाभ्यास कैसे करते थे। देखिए हर्ष का जो बचपन है, उनकी माता यशोमती, उसके दो भतीजे भंडी नाम था इनका। क्या नाम था? भंडी। तो उसके साथ में ही बीता था। और वो क्या थे? श्रेष्ठ घुड़सवार भी बने। ठीक है।
तो घुड़सवारी का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। तो फिर आगे देखिए, थानेसर में राज्याभिषेक हुआ। हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था 606 में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? थानेसर के अंदर। देखिए मात्र 16 वर्ष की आयु में, यानी जब वो राजा बने तो उनकी उम्र कितनी थी? 16। तो 16 वर्ष की आयु में उस समय प्रधानमंत्री भंडी थे, उन्होंने उनके परामर्श से ही उनका क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। कहाँ पे? थानेसर के अंदर। तो पूछ लेगा कि उनका राज्याभिषेक कहाँ पे किया गया? थानेसर में। तो जिस समय वो शासक बने उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल। और उन्होंने परामर्श किसने दिया था? भंडी ने दिया था, ठीक है। वो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। फिर देखिए कनौज की प्राप्ति, कनौज को इन्होंने जीत लिया था। देखिए कनौज की प्राप्ति के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या? दुश्मनों से बदला लिया। फिर उन्होंने ये भी पता चल गया, हर्षवर्धन को ये भी पता चल गया, उसकी बहन जो राज्यश्री है, कारागार यानी उनको जेल के अंदर बंद कर रखा था, वहाँ से भाग के वो विंध्याचल के पर्वतों जंगलों के अंदर चली गई थी। ये चीज़ का उन्हें खबर लगी कि उनकी जो बहन है जेल से भाग के कहाँ पे चलेगी? विंध्याचल के जो जंगलों के अंदर चलेगी। फिर उन्होंने क्या किया? हर्ष ने एक नाम था दिवाकर मित्र नाम का, ये एक बौद्ध सन्यासी था, उसकी हेल्प से क्या है? अपनी बहन को ढूंढ लिया, ठीक है। और जैसे उनकी बहन राज्यश्री ने हर्षवर्धन को देखा तो वो बड़ी खुश हो गई, तो हर्षवर्धन उनको अपने साथ लेके आए। तो इसमें आगे लिख रखा है, देखिए, तो बहन के साथ वो कनौज पहुंचे, तो कनौज की जनता ने उनका क्या? भव्य स्वागत किया। राज्यश्री ने क्या कर दिया? आग्रह कर दिया कि हर्ष ने, उसके आग्रह पे हर्ष ने क्या किया? थानेसर को क्या? कनौज में मिला लिया, ठीक है। यानी थानेसर इनकी राजधानी थी और कनौज को क्या कर दिया? एक कर दिया, ठीक है, यानी उनको मिला लिया। और हर्षवर्धन ने आखिर में जाके क्या कर दिया? अपनी राजधानी को कनौज घोषित कर दिया। यानी आप मैप में दे सकते हैं कि इसके अंदर देखिए, तो हरियाणा के अंदर तो थानेसर है और ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा कनौज। क्या मिलेगा? कनौज। तो यहाँ इसने क्या किया? थानेसर को कनौज को मिला लिया और बाद में इन्होंने क्या, इसने क्या किया? कनौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी, बाद में इसने किसको घोषित किया था? कनौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। तो कनौज को जैसे इसने अपनी राजधानी घोषित किया तो इनकी शक्ति क्या है? डबल हो गई थी, यानी ताकत दुगनी हो गई थी, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या है? बाकी विजय अभियान चलाए, बाकी प्रदेशों को उन्होंने भी जीता है। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन की प्रमुख विजय के बारे में। देखिए हर्षवर्धन की प्रमुख विजय, हर्षवर्धन ने स्टार्टिंग में क्या किया? थानेसर का किया, वो राजा बना। बाद में उन्होंने क्या किया? कनौज को भी अपने राज्य में मिला लिया, यानी उसने क्या? कनौज को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। तो थानेसर का तो वो राजा ही था, बाद में उसने कनौज को अपने एरिया में मिला लिया और कनौज को ही राजधानी घोषित कर दिया। उसके बाद में उसकी प्रमुख विजय है वो देखते हैं। देखिए पहली जो विजय है इसको बोलते हैं गौड़ प्रदेश की विजय। देखिए ये जो गौड़ प्रदेश का एरिया है ये बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बंगाल में। तो गौड़ जो प्रदेश है इसकी जो शासक थे उनका नाम था संसाक। क्या था? संसाक। तो हर्षवर्धन के समय की बात है तो गौड़ बंगाल का शासक संसाक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था, यानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, हर्षवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? गौड़ शासक संसाक। आगे देखिए, ये इसका सबसे बड़ा शत्रु था और ये शैव मत को मानता था, ठीक है। यानी ये शैव मत है, यानी जो शिव भगवान है उन्हीं को मानता था, लेकिन साथ के साथ में क्या करता था? बौद्ध मत से क्या करता था? घृणा करता था। यानी क्वेश्चन पूछ रहेगा कि जो गौड़ शासक संसाक है वो किस मत को मानने वाला था? वो शैव मत को मानने वाला था। और किस धर्म से नफरत करता था? वो आपका जो बौद्ध धर्म है उससे नफरत करता था। और उसी ने क्या किया? इसी नफरत के चक्कर में पवित्र गया के अंदर बौद्ध वृक्ष कटवा दिया, यानी एक बौद्ध वृक्ष था बड़ा ही पवित्र, ये कटवा दिया। फिर आगे देखिए, कामरूप यानी असम, असम का पुराना नाम कामरूप है। और असम के जो राजा थे भास्कर वर्मन, क्या थे? भास्कर वर्मन, उसके साथ में मिलकर हर्ष ने संसाक को पराजित कर दिया। देखिए वैसे ये राजा बड़ा शक्तिशाली था, इसको हराना इतना आसान नहीं था। तो हर्ष ने क्या किया? यानी कामरूप के राजा भास्कर वर्मन उसके साथ में मिलकर संधि करके उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में क्या है? 5 प्रदेशों की विजय। ये 5 प्रदेश बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कौन से प्रदेश थे? इसको जीतने के बाद हर्ष की कीर्ति, हर्ष की छवि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पूरे भारत के अंदर। तो देखिए ये 5 प्रदेश कौन से हैं। देखिए हर्ष जैसे ही शासक बने 606 से लेकर 612 ईस्वी तक, स्टार्टिंग के 6-7 साल उसने क्या किया? 5 प्रदेशों से उन्होंने लगातार युद्ध किए।
उसके बाद में देखिए ये कौन कौन से प्रदेश थे, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से 5 प्रदेश थे। पहला पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल और 5वां उड़ीसा। तो ये 5 प्रदेश थे। तो याद कैसे रखोगे, पंजाब कन्नौज, पंजाब कन्नौज, कन्नौज को हमने देखा था कि कैसे उन्होंने जीत लिया। पंजाब है, कन्नौज है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या किया, गौड़ प्रदेश को जीता, फिर 5 प्रदेशों को जीत लिया। आइए इसके बाद फिर हम बात करते हैं वल्लभी की विजय। उसने क्या है, वल्लभी को भी जीत लिया। वल्लभी देखिए कहाँ का एरिया था, ये गुजरात का एक शक्तिशाली एवं संपन्न राज्य था। तो वल्लभी का पूछ लेंगे संबंध कहाँ से था, गुजरात से था। ध्रुव सेन जो यहाँ का क्या था, शासक था। तो वल्लभी का शासक कौन था, ध्रुव सेन। आगे देखिए ध्रुव सेन की पराजय हुई और इस युद्ध में क्या, ध्रुव सेन हार गया और वह भड़ोच के राजा दद्दा द्वितीय के पास चला गया। देखिए भड़ोच के राजा कौन थे, दद्दा द्वितीय। कौन थे, दद्दा द्वितीय। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा 1 नंबर वाला कि भड़ोच के राजा कौन थे, दद्दा द्वितीय। उसकी शरण में चला गया हारने के बाद। आगे देखिए दद्दा के कहने पर हर्ष ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। तो दद्दा ने जब कहा हर्ष से कि भाई इसका जो राज्य वापस लौटा दो, तो हर्ष ने क्या कर दिया, इसका जो राज्य वापस लौटा दिया। ध्रुव सेन ने क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में अधीनता स्वीकार कर ली, वो हर्ष को ही पूरे भारत का राजा मानने लगा। और बाद में क्या किया, हर्ष ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह ध्रुव सेन से कर दिया। किससे कर दिया, ध्रुव सेन से। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा हर्षवर्धन की बेटी का विवाह किसके साथ में हुआ, ध्रुव सेन के साथ में हुआ। कौन सी थी, गौड़ प्रदेश की। गौड़ प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, बंगाल में। यानी उसने क्या है, बंगाल को जीत लिया। गौड़ प्रदेश की विजय यानी उसने बंगाल को जीत लिया। दूसरी 5 प्रदेशों की विजय, कौन सी थी, 5 प्रदेशों की विजय। पहला प्रदेश कौन सा था, पंजाब। दूसरा कौन सा था, कन्नौज। तीसरा कौन सा था, बिहार। चौथा कौन सा था, उड़ीसा। अगला कौन सा था, बंगाल। ये 5 प्रदेशों की विजय। फिर कौन सी थी, वल्लभी की विजय। वल्लभी कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात में उसको उसने जीत लिया, गुजरात को। ठीक है, ये हमने विजय कर ली थी। आगे देखिए इससे नेक्स्ट है, बोर्ड में देखिए सारे के सारे, ये है कामरूप की विजय। कामरूप की विजय ध्यान से देखिए, कामरूप कहाँ पे पड़ता है, असम में। कहाँ पे पड़ता है, असम में। यानी जो आज का असम है वो पहले कामरूप था, यानी इसका पुराना नाम क्या है, कामरूप ही है। असम के जो शासक थे, असम के शासक का नाम था भास्कर वर्मन। असम के जो शासक थे भास्कर वर्मन, उसको क्या हर्ष ने पराजित कर दिया। हर्ष ने इसको पराजित कर दिया। और इसको पराजित करने के बाद देखिए इसने क्या किया, हर्ष को पराजित किया। पहले भी हमने देखा होगा जब कन्नौज की प्राप्ति की बात करते हैं तो इसने क्या किया, इसको तो हरा दिया भास्कर वर्मन को। लेकिन राजा शशांक को हराने के लिए, देखिए राजा शशांक थे ना, जो किसके राजा थे, याद तुम्हें, राजा शशांक किसके राजा थे, हाँ गौड़ प्रदेश के। यानी वो शक्तिशाली राजा थे, वो अकेले हारने वाले नहीं थे। तो इसलिए क्या की, हर्ष ने हेल्प चाहिए, हर्ष को हेल्प चाहिए थी। तो इसने हेल्प किसकी ली थी, कामरूप के राजा। हमने पढ़ा था ना, उसने किसकी हेल्प ली थी, कामरूप के राजा। पहले तो कामरूप के राजा को हराया, फिर उसको बोला कि भाई देख, अगर तू एक काम कर दे मेरा, अगर मेरे साथ लग जा कि मेरे को हराना है, किसको हराना, गौड़ प्रदेश के राजा को हराना है। तो उसने क्या किया, जो राजा शशांक थे, शशांक गौड़ प्रदेश के राजा थे, इसको हराने के लिए इसने भास्कर वर्मन से संधि कर ली। क्या कर ली, संधि, यानी ट्रीटी कर ली और उसका राज्य क्या कर दिया, वापिस कर दिया। देखिए पहले इसने कामरूप को हराया और उसके राजा से एक बात की, अगर तू मेरा साथ देगा तो ठीक है, जैसे मैं जीत जाऊंगा गौड़ प्रदेश को, तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं तुम्हारा राज्य वापस दे दूंगा। तो इसने इसका राज्य वापस दे दिया। देखिए असम तो इधर है, ध्यान से देखिए इसका रिलेशन, असम तो इधर है, ये पूरा का पूरा पहले असम होता था, पूरा नॉर्थ ईस्ट असम था। लेकिन इसमें असम नहीं दिखा रखा है, ये साम्राज्य पूरा दिखा रखा है। हर्ष का साम्राज्य इतना दिखा रखा है, असम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि असम प्रदेश है, जो असम कामरूप प्रदेश है, इसने वापस कर दिया था, तो इसलिए इसके मैप में नहीं दिखा रखा है। आगे बात सुनिए, क्योंकि ये तो इसको वापस लौटा दिया था, लेकिन इसकी विजय जरूर थी, इसने इनको हराया था। आगे देखिए कश्मीर की विजय, देखो इसमें कश्मीर में भी नहीं दिखा रखा। तो कश्मीर की जो विजय है, इसमें देखिए कश्मीर के राजा कौन थे, दुर्लभ वर्मन। क्या नाम था इसका, दुर्लभ वर्मन। तो ये कश्मीर के राजा थे। तो यहाँ पे एक मान्यता थी उस समय में, जो कश्मीर के अंदर एक विहार था, तो विहार के अंदर जितने भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध सन्यासी कहाँ पे रुकते हैं, विहार। विहार का मतलब क्या होता है, घर। क्या होता है, घर, घर की तरह, जैसे हम घरों में रहते हैं,
तो विहार का मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहते हैं, निवास स्थान करते हैं, रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विहार। क्या बोलते हैं? विहार। महात्मा बुद्ध वहीं पे रहते थे, वहाँ पे विहार बन जाते हैं धीरे धीरे। उसी के नाम से जो हमारा एक राज्य बना बिहार, क्या बना है? बिहार। बिहार का भी उसी का नाम है, बिहार से ही बना है बिहार। तो विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तो वहाँ पे एक मान्यता थी, कश्मीर के अंदर एक विहार था, उसमें महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा था। यह मानता था कि महात्मा बुद्ध मर गए, उसके बाद में क्या उनका दांत रखा गया और ये बहुत पवित्र था। और एक ये मानता था कि यार रोशनी करता था, जैसे ये चमकता था, इससे क्या आती थी? रोशनी आती थी। तो इसने क्या किया, कश्मीर के ऊपर अटैक करके, और इसने क्या किया, ये जो पवित्र दांत है इसको कहाँ पे लेके आए? अपनी राजधानी कनौज में लेके आए। कौन लेके आए? हर्षवर्धन। तो ये मान्यता है, इसका याद रखना थोड़ा सा, ये कश्मीर की बात है। इसके आगे देखिए नेपाल की विजय। नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, तो पहले ही भारत का ही हिस्सा था, भारत का एक राज्य था। तो नेपाल के शासक थे अंशुवर्मन। क्या नाम था इसका? अंशुवर्मन। तो इसने क्या किया, इसने अपने राज्य में हर संवत का मतलब थोड़ा सा, जैसे हर्षवर्धन के समय जो कैलेंडर था वो चीज़ें थी, हर्षवर्धन के अकॉर्डिंग चीज़ें चला दी थी। तो हर संवत को इसने अपने राज्य में प्रचलन किया था, यानी प्रचलन का मतलब यानी प्रचारित कर दिया था कि हम हर संवत को क्या है, पूरे राज्य में फैला लेंगे नेपाल के अंदर। ठीक है, तो इससे यह प्रमाणित होता है, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि हर्ष इसने क्या की थी, हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी जो पूरा का पूरा एरिया है, इसने क्या है, हर्ष को ही सुपर पावर यानी राजा मान लिया था उस समय। ठीक है, उसने अधीनता स्वीकार कर रखी थी। फिर आगे देखिए गंजम विजय, ये नाम है गंजम। देखिए ये हर्ष की अंतिम विजय थी। क्या थी? हर्ष की अंतिम विजय। क्वेश्चन पूछ लेगा, हर्ष की अंतिम विजय कौन थी? गंजम। तो ये गंजम हर्ष की, और गंजम का मतलब उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, यानी ये आसपास का एरिया उड़ीसा का, ये गंजम का एरिया था। उसने क्या किया, उड़ीसा के 80 नगरों को, समझ गए ना, जो 80 नगर थे उसको, जो स्थानीय बौद्ध मंदिर है, यानी बौद्ध मंदिरों को क्या कर दिया, इसने दान में दे दिया। देखिए ये जो राजा ना बहुत बड़ा दानी था, हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा राजा दानी था, ये हिंदू राजा था, ध्यान समझना, ये आखिरी हिंदू शासक था। अरे यानी सम्राट का मतलब देखिए, ये इतने बड़े एरिया में, देखो राजा होता छोटे एरिया का, सम्राट क्या होता बहुत बड़े एरिया का, यानी भारत के इतने बड़े भूभाग का एरिया का आखिरी हिंदू सम्राट था। इसके बाद में देखिए भारत के ऊपर तुर्कों ने, अरबों ने आक्रमण किए। उसके बाद में मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनी आए, फिर दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तानों ने यहाँ पे राज किया, और बाद में मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। इतने बड़े साम्राज्य का आखिरी राजा कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होगी, उसके बाद में पूरा भारत क्या है, अलग अलग राज्यों में टूट जाएगा, और उसके बाद में ऐसा कोई सम्राट नहीं आया जिसने पूरे भारत को एकता में पिरो रखा। आखिरी राजा है, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट है। आगे ना बात सुनिए, आखिरी ये राजा था, ये हिंदू राजा था। कैसा राजा था? हिंदू, लेकिन बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को वैल्यू देता था। तो ये आखिरी राजा था। इसके बाद में क्या है कि इतना बड़ा सम्राट कोई हुआ नहीं भारत के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी अंतिम विजय थी, और इसने क्या बौद्ध मंदिरों को ये चीज़ें दान में दे दी। बहुत बड़ा दानी राजा था। ठीक है, ये कई कहावत इसके बारे में, तो बहुत एक विद्वान भी था, पढ़ा लिखा भी था, मतलब युद्धाभ्यास हर चीज़ थी इसके अंदर। तो हमने देखा ना हर्षवर्धन की विजय। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या किया, बहुत सारे एरिया को जीत लिया। अब हम करेंगे हर्षवर्धन का चरित्र। ठीक है, चरित्र का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। देखिए जो इंसान कैसा होता है उसके किससे पता चलता है? उसके कैरेक्टर से। जैसे तुम बड़ी क्लास में पढ़ के जाते ना, जैसे 10th क्लास वाले से पूछना कि 10th क्लास का कोई भी लड़का स्कूल से गया है, तो मान लो कहीं बाहर जाके एडमिशन ले रहा, तो उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। क्या लेके आओ? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र। तुम्हारा चरित्र कैसा, स्कूल में कैसे बिहेव करते हो, टीचर के साथ, पड़ोसियों के साथ, दूसरों के साथ, पढ़ते या नहीं पढ़ते, तो उसका कैरेक्टर अच्छा होता है, उसी का एडमिशन होता है। ठीक है, तो आगे जाके ये कैरेक्टर बनता है। तो हर आदमी का कैरेक्टर, तुम पढ़ोगे लिखोगे तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हर्ष का चरित्र कैसा था, ध्यान सुनिए। हर्ष का जो महान चरित्र था, उनकी जो सफलताएं थी, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, उनका जो ये सारा का सारा वर्णन जो बाण भट्ट थे, उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरित, उसी से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने कहाँ से ली है? हर्षचरित से ली है, जो बाण भट्ट ने लिखी है। तो देखिए ये इसके बारे में बहुत सारी बताई गई है विशेषताएं कि हर्ष ने ये काम किए। तो देखिए पहला क्या है, हर्ष क्या था? कुशल शासक, प्रबंधक एवं महान सेनापति। देखिए इसके बारे में तो समझ गए कि एक महान सेनापति था। देखिए सेनापति का मतलब क्या, जितनी भी आर्मी वगैरह सेना, उनको क्या रखवाला करता था, उन्हीं को चलाता था। और शासन प्रबंधन का मतलब, कुशल का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से चलाता था। शासक प्रबंधक का मतलब क्या होता है? जो शासन होता है, राज है, उसको अच्छे से मैनेज करना। प्रबंधक क्या होता है? मैनेजर। क्या होता है? मैनेजर। कोई चीज़ मैनेज करना, बोलते ना बैंक के अंदर मैनेजर है, कोई चीज़ को मैनेज करने वाला होता है मैनेजर।
उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रबंधक। क्या बोलते हैं? प्रबंधक। और शासन का मतलब क्या होता है? जिस एरिया में राज कर रहा है, पूरे एरिया में राज कर रहा है, तो कैसे राज किया जाता है। इसमें देखिए इसने क्या किया, ध्यान से देखिए, शासन को प्रांत में, जिलों में व गांव में बांट दिया। यानी देखिए भारत सरकार भी ऐसा करती है। देखिए एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, फिर गांव में चीज़ें बांट देते हैं। तो ये क्यों बांटते हैं? कि ताकि शासन कैसे चले, कुशलता से चले, सही तरीके से चले। तो उसने भी क्या, सुविधा की दृष्टि से लिए अपने शासन को प्रांत में, जिलों में और गाँव में बांट दिया था। पहली बात ये। दूसरा देखिए वह बहुत दयालु राजा था। कैसा था? दयालु। दयालु का मतलब उसको सबके ऊपर दया आती थी, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, इंसान है, गरीब है, सबके प्रति दया करता था। और प्रजा का हाल पूछता था। प्रजा क्या करता था? हाल पूछता था। और अपने राज्य में क्या करता था? भ्रमण करता था। भ्रमण का मतलब एक जगह चला गया, दूसरी जगह गया, तो पूरे साम्राज्य में देखता था कि मेरा साम्राज्य कैसा चल रहा है। तो जनता के साथ में वो बहुत ज़्यादा अटैच रहता था। आगे देखिए उसने एक विशाल सेना का गठन किया, बहुत बड़ी आर्मी बनाई। आर्मी क्यों बनाता था राजा? तो क्योंकि उसको डर रहता था कि पड़ोसी अटैक ना कर दे। समझ गए ना? जैसे हर्षवर्धन ने अटैक किया, हर्षवर्धन के पता ना दुश्मन कौन थे? वल्लभी के राजा थे, कामरूप के राजा थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे राजा थे अलग अलग एरिया में, ताकि वो अटैक ना कर दे, इसलिए उन्होंने विशाल सेना का गठन किया था। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए उत्तर भारत में विभिन्न राजाओं को हराया था। ये भी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे राजाओं को हराया था। हर्षवर्धन की विजय में अभियान में हमने जाना कि किन किन राजाओं को हराया था। उसके बाद में उन्होंने सफलताओं के कारण इसकी तुलना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान सुनिए, किससे की जाती है? समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन पूछ लेगा, हर्ष की तुलना, हर्ष की सफलताओं के कारण इनकी तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त से। जैसे कोई भी क्रिकेट अच्छा खेलने लगे उसको क्या बोलेंगे? सचिन जैसा खेलता है, कोहली जैसे खेलता है। अच्छा फुटबॉल खेलने लगे तो उसका नाम ले देंगे, फुटबॉलर है, इसकी तरह खेलता है। तो कोई भी बंदा अच्छा काम करेगा तो उसका कंपेरिजन करेंगे। तो इसकी कंपेरिजन समुद्रगुप्त से भी की जाती है। आगे बात, फिर आगे देखिए प्रजा प्रेमी था, ये प्रजा से बहुत ज्यादा लगाव था इनका। देखिए ये कह रहा है कि अशोक की भांति, अशोक राजा थे, तो अशोक की भांति उन्होंने अपना समस्त जीवन, समस्त का मतलब पूरा जीवन प्रजा के कल्याण, कल्याण क्या होता है? भलाई, यानी जनता की भलाई के लिए उन्होंने बिता दिया। समझ गए ना? तो पूरा जीवन जनता की सेवा करता रहा, भलाई की सोचता रहा। इसके बाद में देखिए राजकोष, राजकोष क्या होता है? देखिए राज्य का पूरा जो पैसा जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? राजकोष। क्या बोलते हैं? राजकोष। यानी पूरे राज्य का जो पैसा जमा होता है टैक्स का, तो ये कह रहा है कि जो राजकोष से, यानी जितना भी पैसा होता है उससे उन्होंने विद्यालय बनवाए, भवन बनवाई, सड़कें बनवाई और चिकित्सालय वगैरह बनवाए। तो वो जनता की भलाई के लिए बनाए ना, ये सारे के सारे। देखिए गवर्नमेंट भी बनवाती रहती टाइम टू टाइम, तो ये राजा इस समय भी इन चीज़ों पे ध्यान देते थे ताकि लोगों की भलाई हो सके। फिर देखिए ये प्रजा प्रेमी के साथ में परिवार प्रेमी भी था। इनका परिवार से देखिए बहुत बड़ा लगाव था। इसने बता रखा कि प्रजा के साथ साथ इनका परिवार से भी बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था। अब देखिए लगाव इसमें आप दिखाई पड़ेंगे, कैसे लगाव? उन्होंने राज्यवर्धन, देखिए राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी गई थी, आपको पता है उस समय युद्ध हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उसकी मृत्यु का बदला लिया। उसकी मृत्यु का बदला लिया था ना, उन अलग अलग राजाओं को हरा के इसने मृत्यु का बदला भी ले लिया। और जो बहन राजश्री थी वो क्या है? जंगल से कारागार से भागकर विंध्याचल के पर्वतों में चली गई थी। तो उसने दिवाकर मित्र नाम के, हाँ जंगलों में भाग के चली गई थी। तो उसने क्या किया? दिवाकर जो बौद्ध सन्यासी थे, दिवाकर मित्र, क्या नाम उनका? दिवाकर मित्र, उसकी हेल्प से उन्होंने ढूंढने का काम किया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि देखिए ये बंदा परिवार भी प्रेमी, प्रजा भी प्रेमी, कुशल प्रशासक, सेनापति, तो कितनी टैलेंट, कितनी चीजें थी कि हम हर्षवर्धन के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, हर्षवर्धन का चरित्र। ठीक है, तो हर्षवर्धन के चरित्र की हम बात कर रहे थे। तो हमने पहले पढ़ा हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, वो क्या था? एक कुशल प्रशासक। क्या था? कुशल प्रशासक और महान सेनापति। वो पॉइंट हमने समझ लिया कि वह अपने राज्य को अच्छे से चलाता था, कुशल प्रशासक और महान सेनापति था। वह क्या था? प्रजा प्रेमी। क्या था? प्रजा प्रेमी। और क्या था साथ में? परिवार प्रेमी। तो ये 3 पॉइंट हमने कर लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके साथ साथ में जो हर्षवर्धन क्या है? महान दानी भी था। देखिए हर्षवर्धन इतना दानी था तो अपने दान के लिए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन अपने दान के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। इसके बाद में देखिए दान देने के लिए उसने क्या किया? एक कोष का गठन किया था। उसने स्पेशल एक कोष का गठन कर रखा था। देखिए कोष का मतलब क्या होता है
कि जहाँ पे हम धन को इकट्ठा करके रखते हैं, तो भारत सरकार उसका भी अपना कोष होता है, घरों में सबका अपना अपना कोष होता है। कोष का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम धन है चीज़ें इकट्ठी करते रखते हैं। तो उसने स्पेशल दान देने के लिए एक कोष इकट्ठा कर रखा था कि इसका तो मैं क्या करूँगा, दान। जैसे कोई एक आदमी मान लीजिए 10,000 रुपये इकट्ठा कर ले, 10,000 रुपये मतलब पर मंथ कमा रहा, वो 2,000 रुपये निकाल दे किसके लिए, दान के लिए। तो इसलिए क्या इसने स्पेशल कोष बना रखा था दान देने के, इतना पैसा तो मेरे को दान में देना, ठीक है। तो उसने एक स्पेशल कोष का गठन किया था, जिसमें से वह उस कोष में से क्या करता था, हर 5 वर्ष बाद प्रयाग के अंदर एक सम्मेलन होता था। देखिए जो प्रयाग है, जो भारत का जो प्राचीन शहर है, यहाँ पे हर साल क्या होता था, सम्मेलन, यहाँ पे समिट होती थी, इस तरह सेशन होते थे। यहाँ पे सम्मेलन के अंदर क्या है, जो धार्मिक नियम बनाए जाते थे। तो ये जो सम्मेलन होता था इसमें भरसक दान देता था। भरसक का मतलब क्या होता है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी योग्य है, यानी जितना वो दे सकता है, समझे ना। भरसक का मतलब जितना दे सकता है, खूब देता था, कहने का मतलब ये है। भरसक का मतलब क्या है, वह जितना दे रहा है अपनी लिमिट से भी ज्यादा देता था, तो उसको बोलते हैं भरसक दान। तो इसलिए पूरी दुनिया में क्या था, ये महान दानी, क्या था, महान दानी। तो इसकी ये खास विशेषता है कि प्रजा प्रेमी, परिवार प्रेमी के साथ में ये दानी था, यानी वो दान खूब देता था। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक सहनशील। धार्मिक यानी हर धर्म के प्रति उसकी क्या थी, सहनशील थी, यानी हर धर्म की वो रिस्पेक्ट करता था, हर धर्म को मानता था, तो सहनशील था, यानी अवेयर बंदा था। एकदम ऐसा नहीं था कि आंख मीच किसी धर्म को मान लिया, धार्मिक सहनशील व्यक्ति था। तो इसमें देखिए धार्मिक कट्टरता नहीं थी। देखिए कट्टरता का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कट्टर होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। कट्टर का मतलब क्या, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना, उसको क्या बोलते हैं, कट्टरता। जैसे बहुत सारे लोग अपनी जाति को क्या मानते हैं, उच्च मानते हैं, दूसरे की जाति को क्या मानते हैं, नीचा मानते हैं, तो वो क्या होते हैं, कट्टर लोग, समझ गए ना। जैसे हम कोई भी मान लीजिए, कोई बंदा मान लो हिंदू है, तो वो दूसरे धर्म के लोगों को क्या समझे, नीचा समझे, या कोई बंदा मुस्लिम है तो दूसरे धर्म को नीचा समझे, उसको क्या बोलते हैं, कट्टर। क्या बोलते हैं, कट्टर। ये कट्टर बंदा नहीं था, तो ये क्या था, सीधा साधा बंदा था। इसमें देखिए आरंभ में वह शैव मत को मानता था। किसको मानता था, शैव मत को। देखिए ये साउथ इंडिया में तो पढ़ोगे ना, तो उसमें आएंगे शैव मत है, वैष्णव मत है, तो 2 तरह के मत थे, ठीक है। हम पढ़ेंगे ना धार्मिक की चीज़ों के बारे में, तो शैव मत और जो वैष्णव मत थे वो साउथ इंडिया के अंदर थे। तो स्टार्टिंग में ये शैव मत को मानता था, यानी हिंदू था, ये इसका फॉलोअर था, यानी अनुयायी था। और बाद में क्या किया, वह बौद्ध धर्म को मानने लगा। देखिए कट्टर होता तो क्या करता, शैव मत को ही मानता, दूसरे को नहीं मानता। तो शैव मत को इसने छोड़ दिया, इसको लगा कि मैं जैसे बौद्ध धर्म को मानूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, हिंदू, मैं क्या हूँ, हिंदू, तो मैं हिंदू गॉड की प्रे करता था, देवता करता। लेकिन मेरे को जैसे मैं ध्यान करने लगा, मैं जैसे बौद्ध धर्म को थोड़ा सा ज़्यादा मानने लगा, प्रेफर, क्योंकि वो चीज़ क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। तो मेरी आज़ादी है, तो मैंने क्या कर दिया, हिंदू धर्म को नहीं पकड़ा, तो मैं बौद्ध धर्म को मानने लगा। अभी भी देख सकते हो चारों तरफ में, तो मैं जैसे मैं बौद्ध धर्म को मानने लगा, तो सेम ऐसी कंडीशन थी, ये भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानने लगे, जो शैव मत उसको छोड़ के। फिर आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचारक। प्रचारक का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़, प्रचारक का मतलब पूरी दुनिया में फैला देना। कोई चीज़ अगर जैसे मान लो किसी बंदे ने अपनी कोई वीडियो बना दी, यूट्यूब पे चैनल बना दिया, तो वो क्या करेगा, प्रचार करेगा, करते ना। कोई भी अलग अलग पार्टी अपना प्रचार करती है। प्रचार का मतलब एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। जैसे कंपनियों वाले हैं वो क्या करते हैं, ऐड देते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है, प्रचार करते हैं अपनी चीज़ों का, अपनी मार्केट का। तो उसने क्या किया, बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं दुनिया में क्या किया, इसका प्रचार किया। देखिए इसमें बता रखा है, अशोक की भांति वह बौद्ध धर्म का प्रचारक था। देखिए एक चीज देखिए, अशोक के बारे में पढ़ा होगा, यानी बौद्ध धर्म का जितना प्रचार दुनिया में अशोक ने किया, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता कई बार, दुनिया में किस राजा ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया, किसने किया, अशोक ने। अशोक ने दुनिया में सबसे ज्यादा, जब पढ़ेंगे ना अशोक का धर्म क्या था, उसमें डिटेल में पढ़ोगे, तो अशोक में ने जितना दुनिया में धर्म का प्रचार किया है, बौद्ध धर्म का किसी ने भी नहीं किया। प्रचार का मतलब क्या, देखिए वो क्या बोलता था, ये देखिए हम सब इंसान हैं, हम एक दूसरे से अच्छे से रह सकते हैं, लड़ना, मारना, मरना, हिंसा करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो महात्मा बुद्ध ने जो अपनी टीचिंग बताई थी, उसका क्या करा था, पूरी दुनिया में प्रचार करा था। तो याद रखना, यह अशोक की भांति क्या बौद्ध धर्म का प्रचारक था, ठीक है। और देखिए अशोक के अलावा एक और राजा था, हिंदू राजा, जिसने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया, उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क। एक कनिष्क राजा था, कनिष्क ने भी खूब प्रचार किया, अशोक ने भी खूब प्रचार किया, कनिष्क ने भी, और बाद में किसने किया, हर्षवर्धन ने।
2-3 राजा जिसने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, प्रचार किया, ये 3 राजा थे। इसके बाद में देखिए उसने क्या, बौद्ध मठ तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वह बौद्ध धर्म का प्रचारक था, समझ गए ना, यानी बौद्ध धर्म को मानता था, तो इसलिए क्या उन्होंने बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों का खूब निर्माण करवाया। फिर देखिए प्रत्येक वर्ष बौद्ध सभा करवाता था, समझ गए ना, यानी प्रत्येक वर्ष वो क्या करवाता था, बौद्ध सभा। हर साल क्या करता था, अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी सभा करता था, उसमें बौद्ध धर्म की बातें करते थे। तो ये सारे के सारे काम कौन करवाता था, हर्षवर्धन। और उसने क्या किया था, 200 कर मुक्त गांव, ध्यान से देखना, 200 कर मुक्त, कर का मतलब होता है टैक्स, यानी उसमें टैक्स नहीं लेगा, वो गांव नालंदा को दे दिए, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्या थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उस समय इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके अंदर किसकी शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की। किसकी दी जाती थी, बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का ये अनुयायी बन गया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में थी, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, क्या 200 गांव दे दिए टैक्स में। देखिए टैक्स में देखो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए, पैसा, ताकि अपना प्रचार कर सके, चीज़ों को बढ़ा सके। और उसने क्या किया, 200 कर मुक्त गांव दे दिए, यानी गांव दे दिए। इन गांव से क्या करेगी यूनिवर्सिटी, अपना एरिया बढ़ा सकेगी, अपना काम चला सकेगी। तो इतना धनी राजा था, तो 200 क्या कर दिए इसने। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर्षवर्धन ने कितने गांव दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को, 200। नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शिक्षा का खूब प्रचार। इसमें क्या दुनिया से अलग अलग देशों से क्या बाहर के स्टूडेंट है उस समय पढ़ने आते थे। कहाँ पे, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, बिहार में थी, ठीक है। फिर आगे देखिए विद्वानों का इसने क्या किया, संरक्षण किया। जितने भी विद्वान थे, कवि थे, अच्छे अच्छे लेखक थे, उसने अपने दरबार में जगह दी, यानी संरक्षण करता था। जो भी कवि होता था, लेखक होता था, गायक होता था, उसको अपने दरबार में रखता था, बचा के रखता था। आगे देखिए उसने क्या किया, दरबार में अनेक साहित्यिक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दिया। यानी अपने दरबार के अंदर क्या होता है, देखो दरबार में राजा के साथ में उसके मंत्री थे, उसके अलग अलग लोग थे, तो साथ में क्या करते थे, साहित्यिक जो विद्वान थे और बौद्ध विद्वान थे उनको भी जगह देती थी, ठीक है। और उसके दरबार में बाण भट्ट थे, फेमस, आपको पता है ना, बाण भट्ट थे। और कौन थे, दीवारकर थे। कौन थे, दीवारकर थे, ये भी। और मयूर थे, जयसेन थे और भास थे। ये विद्वान रहते थे। देखिए कितने विद्वान। हमने तो अब तक एक के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, बाण भट्ट के बारे में। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट के अलावा कौन कौन से और विद्वान रहते थे। तो कौन कौन से रहते थे, दिवाकर, मयूर, जयसेन और भास जैसे विद्वान भी रहते थे। यानी इनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कीजिए। तो ये क्या था, महान दानी। क्या था, महान दानी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ये इतना महान दानी था। एक बार क्या हुआ, 643 के अंदर प्रयाग के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था। 643 के अंदर प्रयाग के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इतना दान दे दिया, इतना भरसक दान दिया। तो उसमें बताया है, हर्षवर्धन ने अपनी बुक के अंदर लिखा, हर्षरीत में, तो उसने अपने वस्त्र तक भी दान कर दे दिए, समझ गए ना। तो अपनी बहन राज्यश्री के वस्त्र ग्रहण धारण करके आए थे और उसने अपने वस्त्र तक दान करके। देखिए हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम दान देना सीख सकते हैं। हमारे आसपास के गांव में लोग क्या करते हैं, दान नहीं देना चाहते। जैसे तुम्हें कोई बोल दे क्या दान दे, तो हम नहीं दे सकते। ये हमारी क्या है, कमजोरी है। दान देना सीखना चाहिए हमें। हर से क्या सीखना चाहिए, दान देना, ठीक है ना। चाहे वो शिक्षा के लिए है, चाहे समाज के लिए है, चाहे धर्म के लिए है, तो हमें दान देना सीखना चाहिए। यानी छोड़नी चाहिए चीज़ें, कि जैसे हमारी हिम्मत होनी चाहिए हम ये चीज़। लेकिन देखो हम लोगों के पास पैसा बहुत है, चीज़ें बहुत है, लेकिन दान नहीं देते, जरा सा भी नहीं देते, ठीक है। तो तुम्हें उन जैसे नहीं बनना, तुम ऐसे बनोगे, सारे के सारे बनोगे ना हर्ष के जैसे दान नहीं। इसके साथ साथ में हर्षवर्धन नाटककार भी था, यानी नाटक बहुत लिखता था। तो ये नाटककार सम्राट और कला और साहित्य को संरक्षण देता था, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि हर्षवर्धन कला और साहित्य का भी बहुत ज़्यादा प्रेमी था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, कला साहित्य का प्रेमी था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, उसका नाम भी पूछ लेते हैं। तो हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। पहला नाटक रत्नावली, दूसरा नागानंद और तीसरा कौन सा था, प्रियदर्शी। पहला कौन सा था, रत्नावली, दूसरा नागानंद, फिर कौन सा था, प्रियदर्शी। तो क्वेश्चन 1 नंबर वाले में कैसा आएगा, प्रियदर्शी नाटक किसका था, हर्षवर्धन का। नागानंद किसका था, हर्षवर्धन का। रत्नावली किसका था, हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी। तो इसलिए इसके बारे में बोला कि ये नाटककार सम्राट थे। तो नाटक भी इन्हें खूब आता था, एक्टिंग खूब कर लेते थे।
अब देखिए ये बहुत अच्छे नाटककार थे, इनकी जो तुलना की गई है कालिदास से की गई है। किससे की गई है? कालिदास से। इसने क्या किया, बाण भट्ट को अपने दरबार में संरक्षण दिया, यानी बाण भट्ट जो इसका दरबारी कवि था उसको जगह दी। तो बाण भट्ट ने इनके दरबार में रहते हुए 2 बुक लिखी थी। ध्यान से देखना, इसने 2 ग्रंथ लिखे थे। तो बाण भट्ट ने दो ग्रंथ लिखे थे। पहला तो क्या था? हर्षचरित। क्या था? हर्षचरित। हर्षचरित तो सारे जानते, और एक और है कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी। क्वेश्चन पूछ लेगा, कादम्बरी जो ग्रंथ है किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। कादम्बरी ग्रंथ किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। देखिए हर्षचरित का तो जिक्र बहुत बार आता है, तो हमें नॉर्मल याद हो जाता है कि ये बाण भट्ट ने लिखा था। कादम्बरी क्या याद रखोगे? कादम्बरी। तो कादम्बरी ग्रंथ किसने लिखा था? बाण भट्ट ने, जो हर्ष का दरबारी कवि था। इसके बाद में देखिए इन्होंने क्या, बहुत सारे, हमने लास्ट में पिछले इसमें पढ़ा था, बहुत सारे इन्होंने क्या है अलग अलग विद्वानों को संरक्षण दे रखा था, जिसमें बाण भट्ट भी थे। और उसके साथ में जो दूसरा अनमोल मोती, अनमोल मोती का मतलब क्या? बाण भट्ट के बाद में अगर कोई दूसरा इसका खास बंदा था वो कौन था? जयसेन। कौन था? जयसेन। जयसेन भी एक विद्वान था, इन्हीं के दरबार में रहता था। तो हर्ष ने क्या किया था? हर्ष ने जयसेन को 80 गांव की आय दान में दे दी थी। समझ गए ना? उस समय गांव का जो टैक्स होता था जो भी था, तो 80 गांव से जितना पैसा आता था वो उन्होंने दान दे दिया था, लेकिन ये उसने स्वीकार नहीं की थी। यानी जयसेन देखिए कितने ईमानदार थे, इतना धन दौलत को स्वीकार नहीं किया। अपने को कोई थोड़ा सा लालच दे दे हम कुछ भी कर देते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इनके जैसे ईमानदार बनना है कि देखिए ये इसको पता था कि मैं ये क्या काम करूँगा, राजा तो क्या करेगा, जनता की भलाई के लिए काम लगा देगा, मैं फालतू में करूँगा, मेरे को इतनी जरूरत नहीं है। तो उसने ये चीज़ स्वीकार नहीं की। उसके बाद में देखिए मयूर और मातंग जैसे विद्वान भी उसके दरबार में थे। ठीक है, तो ये भी विद्वान उनके दरबार में रहे। इनका नाम क्या था? मयूर और मातंग। क्या नाम था? मयूर और मातंग। ये भी उसी के समय में के विद्वान रहे थे। तो मयूर ने एक रचना की है सूर्य शतक। क्या नाम इसका? सूर्य शतक। क्वेश्चन पूछ लेगा मयूर की रचना का नाम बताइए, सूर्य शतक। और ये सूर्य शतक किसने लिखी है? मयूर ने। मयूर भी उसी के समय में एक विद्वान था जिसने एक बुक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? सूर्य शतक। क्या नाम था? सूर्य शतक। इसमें इसके बाद में देखिए इसने क्या, शिक्षा को बड़ा संरक्षण दिया, यानी शिक्षा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था। देखिए उस समय भी आज से 1400-1500 साल पहले की बात है, तो देखिए शिक्षा का कितना इंपॉर्टेंस था। शिक्षा का तो हर समय रहता, पहले भी था, आज भी था, आगे आने वाले समय भी होगा। तो ये जानता था कि शिक्षा के बिना सारी चीज़ें बेकार हैं, तो इन्होंने शिक्षा को बहुत आगे रखा था। तो इसके समय में क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में फेमस थी। ठीक है, आपको पता है जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी वो पूरी दुनिया में फेमस थी। इसने क्या किया था, 200 कर मुक्त गांव नालंदा यूनिवर्सिटी को दिए थे। ये पहले भी हमने पढ़ा था, 200 गांव दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? अपना खर्च चलाने के लिए। देखिए यूनिवर्सिटी होती है, जो विश्वविद्यालय होते हैं उसकी क्या होती है, अपने खर्चे होते हैं, जैसे स्कूल के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, हर चीज़ के अपने खर्चे होते हैं। तो ताकि खर्च को सही से चला पाए, बौद्ध धर्म सही से चलता रहे, तो इसलिए इन्होंने 200 गांव कर मुक्त दे दिए थे। उसके बाद में वो क्या, अपनी आय का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग क्या है, विद्वानों को पुरस्कार देने में बांट देता था। यानी विद्वान होते थे जितने भी, जो कवि होते थे, जो लेखक होते थे, जो गायक होते थे, संगीतकार होते थे, नाटककार होते थे, सबको क्या करता था, दान देता था। वो क्या देता, उनको गिफ्ट देता था, पुरस्कार देता था, ताकि इन चीज़ों का बढ़ावा रहे। हमारी कला है, संस्कृति है, इस चीज़ को बढ़ावा मिलता रहे। आगे बात सुनिए, शासन प्रबंधन। देखिए कि शासन को, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे मैनेज करता था हर्षवर्धन, तो इसी के बारे में बता रहे हैं। पूरा शासन है, पूरा साम्राज्य है, इसको कैसे मैनेज करता था हर्षवर्धन। तो आज हम बात करेंगे हर्ष का शासन प्रबंधन के बारे में। देखिए इसके शासन प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें थी उसको ध्यान से देखिए। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो राजा ही होता था, यानी पहले नंबर होता था पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर, वो राजा ही होता था। अब राजा जो हर्षवर्धन था वो क्या, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस समय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा ही होता था, यानी हर्षवर्धन था। दूसरा क्या था, इसमें ध्यान से देखिए, ये इन्होंने क्या उपाधियाँ धारण की थी, यानी हर्षवर्धन ने बहुत सारी उपाधियाँ धारण की थी। तो इसमें पहली उपाधि का नाम था महाराजा धीराज, फिर थी परमेश्वर, फिर थी परम भट्टारक, फिर थी सार्वभौम, फिर थी शकलोत्तर पथनाथ, और फिर थी शिलादित्य। ध्यान से देखिए इन उपाधियों को एक बार फिर से, थोड़े से नाम डिफिकल्ट लगेंगे, थोड़े से लेंदी है। पहला नाम तो था महाराजा धीराज। क्या था ये, महाराजा धीराज, इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। परमेश्वर की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। अब परम भट्टारक, देखिए परम भट्टारक का मतलब क्या था, किसी को पता है परम भट्टारक?
अब ध्यान सुनिए, ये परमबटारक है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा शासक। क्या होता है? सबसे बड़ा शासक। तो इसके अंदर आपकी बुक में भी दिखा रखा है कि परमबटारक का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है सबसे बड़ा शासक। यानी इस उपाधि यानी परमबटारक का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा शासक। सार्वभौम यानी हर जगह है वो। और देखिए एक शब्द और आया है, इस शब्द को ध्यान से पढ़िए, इसको ऐसे पढ़ोगे, सकलोत्तर पथनाथ। क्या ये? सकलोत्तर पथनाथ। बोल के बताइए क्या ये? सकलोत्तर पथनाथ। तो इसको पहले ऐसा पढ़ोगे, सकलोत्तर पथनाथ। देखिए ये उपाधि है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सारे उत्तर अक्षेत्र का स्वामी, सारे उत्तर अक्षेत्र का स्वामी, इस पूरे वर्ड का नाम है सारे उत्तर अक्षेत्र का स्वामी। इसको क्या बोलते हैं? सकलोत्तर पथनाथ और शिलादित्य। ये सारी की सारी उपाधियां हर्षवर्धन ने प्राप्त कर रखी थी उस समय। फिर आगे देखिए, जो राजा होता था इसकी शक्ति क्या होती थी? असीमित यानी अनलिमिटेड होती थी। यानी हम बता भी नहीं सकते कि सीमित कितनी होती। देखिए हमारे संविधान में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सबकी जो शक्तियां होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। सीमित का मतलब लिमिटेड, आपकी शक्तियां इतनी हैं। लेकिन जो राजा थी उसकी शक्तियां क्या होती थी उस समय? असीम होती थी, असीमित थी। और ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी जितनी भी सेना होती थी उसका सबसे बड़ा अधिकारी राजा ही होता था, यानी उस समय हर्षवर्धन ही था। अब देखिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता था। नियुक्ति का मतलब किसी को भी, मान लीजिए यानी दरबार के अंदर, सेना के अंदर किसी को भी अपॉइंट करना है, यानी किसी को नौकरी लगाना है, कहीं भी लगाना है, तो किसी भी व्यक्ति को चाहता है नियुक्ति कर सकता था और पदोन्नति भी कर सकता था। पदोन्नति का मतलब क्या? उसको पद से हटा सकता था, किसी को पद पे लगा सकता था, उसे नौकरी दे सकता था, किसी को नौकरी पे हटा सकता। ये सारी की सारी शक्ति किसके पास थी? राजा के पास थी। उसके बाद में देखिए, जो राजा का निर्णय होता था वो अंतिम था। क्या होता था? फाइनल, यानी डिसीजन होता था, बिल्कुल फाइनल था। ठीक है, तो ये राजा की शक्तियां थी। इसमें हमने देख लिया उन्होंने बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की थी। वो सर्वोच्च अधिकारी था, उसका फैसला आखिरी मान्य था, नियुक्ति करता था और पदोन्नति करता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और उनकी जो शक्तियां थी क्या थी? अनलिमिटेड थी, असीमित थी। आगे देखिए, फिर था मंत्री परिषद। ध्यान से देखिए, मंत्री परिषद यानी हर्षवर्धन ने क्या है? एक सुसंगठित मंत्री परिषद का निर्माण कर रखा था। यानी उन्होंने क्या है? एक मंत्री परिषद का निर्माण कर रखा था। क्यों कर रखा था? यानी पूरे शासन को यानी कुशल तरीके से चलाने के लिए, यानी पूरे शासन प्रबंधन को सही तरीके से चलाने के लिए उन्होंने क्या है? एक मंत्री परिषद का निर्माण कर रखा। देखिए मंत्री का मतलब आप समझते हो, इसके अंदर मंत्री होते हैं और परिषद यानी काउंसिल होती है। मंत्रियों को सैनिकों का गुण होना अनिवार्य था। यानी जो भी मंत्री बनेगा, एक कंडीशन थी उस समय कि सैनिक की इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये बंदा सैनिक होना चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि किसी भी मंत्री को क्या है, जब युद्ध होता था उसे सेना का नेतृत्व करना पड़ सकता था। समझ गए ना? यानी सेना का नेतृत्व करना पड़ सकता था कि उधर युद्ध हो रहा, आप सेना लेके जाइए, आप लीडरशिप करोगे, तो आपके अंदर सेना के गुण होने जरूरी थे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में था आपका प्रांतीय शासन। क्या था? प्रांतीय शासन। प्रांत मतलब राज्य, यानी पूरे का पूरा जो शासन था, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा साम्राज्य, इसको क्या है? ऐसे ऐसे अलग अलग प्रांतों में बांटा हुआ था। एक प्रांत ये, एक ये, अलग अलग प्रांतों को बांटा हुआ था अपने शासन की दृष्टि से। आगे देखिए, साम्राज्य को उचित ढंग से चलाने के लिए उन्होंने क्या है? प्रांतों को, यानी शक्तियां बोलते थे उनको, यानी प्रांतों को अलग अलग एरिया में बांट दिया था। पूरे साम्राज्य को शक्तियों में या प्रांतों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, इनको अलग अलग एरिया में बांट के इनको प्रांत बना दिए थे। इनको शक्तियां भी बोलते थे और भुक्ति भी बोलते थे। आगे हम देखेंगे। देखिए जो शक्तियां होती थी वो सामंतों के पास में और किसके हाथों में होती थी? महासामंतों में। देखिए जैसे आज भारत का देश है, भारत देश पूरा देश है, उसका जो शासन कुशल ढंग से चलाने किस में बांटा जाता है? राज्यों में। किस में? राज्यों में। तो सेम उसी तरह इसको किस में बांट देते थे? प्रांतों में बांट देते थे। तो शक्तियां सामंतों की और महासामंतों के हाथों में होती थी। बाद में देखिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण अक्षेत्र भुक्ति कहलाते थे। यानी जो एरिया होता था जहां पे डायरेक्ट रूल किया जाता था, उस एरिया को क्या बोलते थे? भुक्ति। क्या बोलते थे? भुक्ति, जहां पे रूल किया जाता था। बाद में देखिए, इनके जो मुखिया होते थे भुक्तियों के, उनको क्या बोलते थे? उपारिक तथा कुमार मात्य कहा जाता था। यानी इनके जो मुखिया होते थे, भुक्ति होता था कोई भी एरिया जहां पे रूल किया जाता था, यानी इस एरिया के ऊपर जो हेड होते थे उसको उपारिक या कुमार मात्य बोलते थे। जैसे हमारा राज्य होता है, राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल, यानी गवर्नर होता है स्टेट में। तो सेम ऐसे ही उधर क्या है?
यानी जो भी भुक्ति होती थी, भुक्ति मतलब प्रांत, अरे समझ गए ना, भुक्ति मतलब क्या थी, प्रांत, अलग अलग प्रांत होते थे, तो उसके जो मुखिया होते थे उनको उपारिक या कुमारमात्य कहा जाता था, उस समय की बात है। ठीक है, आगे देखिए जो स्थानीय शासन था, स्थानीय शासन कैसे था उनका, जो भुक्ति या प्रांत है, ध्यान सुनिए, जो भुक्ति प्रांत है आगे जाके इनको विषय में बांट देते थे, उनको विषय में बांटा जाता था। देखिए विषय का मतलब क्या, जैसे हमारे राज्य है, राज्यों का चल के आगे किस में बांट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, किस में बांट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, यानी स्टेट को हम डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं, राज्यों को किस में बांटते हैं, जिलों में। तो सेम ऐसी कंडीशन थी, जो भुक्ति थे यानी जो राज्य थे उनको जाके विषयों में बांट देते थे, विषय मतलब उनको डिस्ट्रिक्ट में बांट देते थे, और जिनका नेतृत्व, ध्यान से देखिए, जिनका नेतृत्व कौन करता था, विषयपति करता था, और यह उसको क्या बोलते थे, आयुक्त बोलते थे। क्या बोलते थे, आयुक्त बोलते थे। यानी अलग अलग सुविधा की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से अलग अलग बांटा गया था। यानी पहले पूरा साम्राज्य था, साम्राज्य को किस में बांट दिया, भुक्ति में, किस में बांट दिया, भुक्ति में, भुक्ति को किस में बांट दिया, विषय में, किस में बांट दिया, विषय में, और विषय का जो हेड होता था यानी विषय का नेतृत्व कौन करते थे, विषयपति, कौन करते थे, विषयपति, और भुक्ति का कौन करते थे, उपारिक या कुमारमात्य। आगे बात समझ में, आगे देखिए जो विषय होते थे, ध्यान सुनिए, विषय होते थे उसको आगे जाके पथक में बांट देते थे, किस में बांट देते थे, पथक में बांटते थे। देखिए कैसे, जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, राज्य होता है, क्या आपका हरियाणा राज्य, फिर क्या होता है आपका जिला, क्या होता है जिला, फिर क्या होती है आपकी तहसील, क्या होती है तहसील, फिर क्या होता है आपका गांव, क्या होता है गांव। उस समय ऐसे ही था, पहले नंबर पे क्या था, हर्ष का साम्राज्य, क्या था, हर्ष का साम्राज्य, हर्ष का साम्राज्य होता था, ये पूरा का पूरा साम्राज्य होता था, और साम्राज्य किस में बांटते थे, भुक्ति में, किस में बांटते थे, भुक्ति में, वो राज्य की तरह होता था। भुक्ति को आगे किस में बांटते थे, विषय में, किस में बांटते थे, विषय में, और विषय को आगे जाके पथक में बांट देते, किस में बांटते थे, पथक में, आगे जाके क्या होते थे, ग्राम, क्या होते थे, ग्राम। सेम ऐसी कंडीशन है, नाम में थोड़ा सा फर्क है, जैसे वो चीजें बटी हुई है सेम ऐसी बटी हुई है। ठीक है, आगे देखिए विषय को आगे जाके किसमें बांटते थे, पथक में, किसमें, पथक में, और पथक सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी, क्या होती थी, ग्राम, यानी गांव ही सबसे छोटी इकाई होती थी। हो गया, क्लियर है ना। तो बस याद रखना कि इनको क्या है, अलग अलग नाम अलग अलग होते थे। पहले क्या होता था, हर्ष का साम्राज्य, उसके बाद में किस में बटे होते थे, भुक्ति में, किसमें, भुक्ति में, फिर किसमें, विषय में, फिर किसमें, पथक में, और आखिर में क्या होते थे, ग्राम, क्या होते थे, ग्राम। का सैनिक प्रबंधन कि उसने सेना को कैसे मैनेज किया था, इसमें देखिए उसके पास अलग अलग सेना थी। पहले तो उसके पास में पैदल सेना भी थी, उसके पास में रथ सेना भी थी, उसके पास में असौ सेना थी, असौ का मतलब घोड़े वाले फौजी थे, यानी घोड़े की सेना थी, और हाथी सेना, चारों सेना थी। हर्ष के पास पैदल सेना, रथ सेना, असौ सेना और हाथी सेना। जो असौ सेना थी, ध्यान सुनिए, असौ सेना के अंदर उसके पास 1 लाख घुड़सवार थे, और जो हाथी सेना उसमें कितने हाथी थे, उसके पास 60,000 हाथी थे। तो देखिए कितनी विशाल सेना थी उस समय हर्षवर्धन की, ताकि युद्ध की स्थिति में रथ का भी सहारा लिया जा सके, असौ का भी, हाथी का भी, तो सेना का भी। अब देखिए उसके समय में सैनिकों की संख्या, उसकी फौज में सैनिकों की संख्या कितनी थी, 6 लाख। कितनी थी, 6 लाख। अब ध्यान से देखिए, जो सेना का मुखिया होता था उसको बोलते थे महाबलाधिकृत। क्या बोलते थे, महाबलाधिकृत। इसको बोलते थे महाबलाधिकृत। क्या बोलते थे, महाबलाधिकृत। जैसे आर्मी होती है ना, आर्मी जो सेना होती है, सेना का मुखिया क्या होता है, आर्मी जनरल। क्या होता है, आर्मी का जनरल। जनरल होती है सबसे बड़ी पोस्ट, आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है, जनरल। तो उस समय जो जनरल होता था, यानी सेम कंडीशन है, जैसे आज आर्मी का जनरल है, तो उस समय जो पूरी सेना उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे महाबलाधिकृत। क्या बोलते थे, महाबलाधिकृत। अब देखिए सेना को नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व का मतलब लीडरशिप करने वाला, कौन है, लीड करने वाला, यानी सेना को लेके कौन जाएगा, वो होता था कटुक। क्या होता था, कटुक। ये उपाधियां होती थी, कोई व्यक्ति नहीं थे, ये उपाधियां होती, जैसे कोई कलरक होता है, टीचर होता है, पीएन होता है। तो ये जो सेना को लीड करेगा वो कटुक होता था, और सेना का मुखिया कौन होता था, महाबलाधिकृत। तो देखिए सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, राजा। कौन होता था, राजा। सबसे ज्यादा पावर तो राजा के पास थी। राजा किसको बोलता था काम करने के लिए, महाबलाधिकृत, इसको महाबलाधिकृत को। और महाबलाधिकृत किसको बोलता था, कटुक को। समझ गए ना। तो ऐसे ही होती थी, ये तो लीड करता था। जैसे कोई युद्ध हो रहा है, ध्यान सुनिए, 6 लाख सेना है। कितनी सेना, 6 लाख सेना। 6 लाख सेना के ऊपर कंट्रोल कौन करता था, महाबलाधिकृत करता था। और 6 लाख सेना, देखिए मान लीजिए कहीं भी लड़ने जा रही है, मान लीजिए वलभी में लड़ने जा रही है, 6 लाख तो नहीं जाएंगी, कितने जाएगी, मान लो 50,000। कितनी जाएगी, 50,000। और 50,000 को भी ये बोल देगा महाबलाधिकृत, ये किसी भी कटुक को बोलता था कि तुम इतनी सेना लेके जाओ। समझ गए ना। ये लीडरशिप करता था। कोई मंत्री हो सकता था, इसने बताया ना कि मंत्रियों को सैनिक का गुण होना अनिवार्य था, क्योंकि कोई भी मंत्री सेना को लीड करता था। ठीक है, जो लीड करने जाता उसको नाम दे दे कटुक बोल देते।
हर्ष के शासन प्रबंधन के साथ देखिए, हर्ष के दरबार में कुछ प्रमुख मंत्री भी थे। हर्ष के दरबार में प्रमुख मंत्री थे, उनमें से देखिए पहले जो मंत्री थे वो थे प्रधानमंत्री। जो हर्ष के समय में प्रधानमंत्री होते थे वो राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था? प्रधानमंत्री। अब ध्यान से देखिए कुछ वर्ड है, देखिए महासंधि विग्रहाधिकृत, ध्यान सुनिए, महासंधि विग्रहाधिकृत, इसका नाम है पूरा का पूरा, ये पोस्ट का नाम है महासंधि विग्रहाधिकृत। ये युद्ध व शांति मंत्री होता था, यानी युद्ध करना होता था या कोई संधि करनी होती थी, आराम से बात करनी होती थी, यानी ये कोई भी बंदा मरता था तो ये इसकी पोस्ट होती थी, तो इसको बोलते थे युद्ध व शांति मंत्री। तो इसकी पोस्ट का नाम था महासंधि विग्रहाधिकृत। फिर बाद में देखिए ये था महाबलाधिकृत, ये हमने सैनिक प्रबंधन में ही पढ़ा था। तो महाबलाधिकृत ये सेना का मुखिया होता था, यानी जितनी भी सेना होती थी इसी के अंडर में होती थी, तो इसको बोलते थे महाबलाधिकृत। इसके बाद में देखिए महाप्रतिहार, ये कौन होता था? महल का सुरक्षा मंत्री, यानी जो राजा का महल होता था हर्षवर्धन का, उसकी सुरक्षा देख रेख करना सारा का सारा काम इसी का होता था, तो इसको बोलते थे महाप्रतिहार। आगे देखिए एक होता था अष्टपटालिक। अष्टपटालिक का मतलब क्या था? लेखा अधिकारी, यानी ये सारा का सारा रिटर्न रिकॉर्ड रखता था, जितना भी लिखने का रिकॉर्ड है सारी, यानी जितने भी कागजी कार्रवाई है जो भी समझते ना, तो सारा का सारा रिकॉर्ड इन्हीं के पास में होता था, तो ये होता था लेखा अधिकारी। तो ध्यान से देखिए प्रधानमंत्री क्या होता था बताइए, बोल के राजा था। महासंधि विग्रहाधिकृत क्या होता था? महाबली अधिकृत क्या होता था? महाप्रतिहार क्या होता था? और अष्टपटालिका कौन होता था? लेखाधिकारी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके बारे में, देखिए एक और विद्वान का नाम है इसके अंदर हेनसांग। ध्यान सुनिए, हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। तो कई बच्चे बाणभट्ट से और इसकी तुलना थोड़ा सा कई बार इसको एक ही समझ लेते हैं, बाणभट्ट अलग थे और हेनसांग अलग थे। ध्यान से देखिए कौन था ये हेनसांग? ये हर्ष के बारे में इन्होंने कुछ विवरण किया, कुछ बताया। ध्यान से देखिए हेनसांग एक चीनी यात्री था, ये एक चीन से आया था बंदा, तो चीन देश का था, तो ये चीनी यात्री था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा हेनसांग कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। एक नंबर का क्वेश्चन। दूसरा देखिए इसको, देखिए बहुत सारे विदेशी यात्रियों उस समय क्या अलग अलग यात्री दूसरे देशों में जाते थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, लेखक थे, लेकिन जितने भी यात्री थे इनमें सबसे फेमस हेनसांग था। तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, यानी इसको एक उपाधि मिली है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? हेनसांग को। और हेनसांग कहाँ से आया था? चीन से। तो चीन का यात्री था, उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। इसके बाद में देखिए 8 साल तक वह हर्ष के दरबार में रहा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे कि जो हेनसांग है हर्ष के दरबार में कितने साल रहा था? 8 साल तक रहा था। इसके बाद में देखिए 2 साल तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी की थी, यानी पढ़ाई की थी। नालंदा में क्यों पढ़ाई की थी? क्योंकि वो बौद्ध धर्म को जानने आया था। आगे पॉइंट में लिखा है, देखिए वो भारत में क्यों आया था, मेन मकसद क्या था हेनसांग का, कि वह बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा जो हेनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा था वो भारत में क्यों आया था, उसका मेन पर्पज क्या था? वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत में आया था। और वो हर जगह पे वहाँ पे गया था जहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी विहार थे, मठ थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने साल पढ़ाई की? 2 साल। 8 साल कहाँ रहा? हर्ष के दरबार में। और आगे देखिए चीन में पहुंचकर वापस वह 644 में चीन में चला गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि हेनसांग वापस चीन में कब लौटा? 644 ईस्वी में। ठीक है, और उसने क्या किया? चीन में पहुंचकर उसने भारत यात्रा, यानी उसने जो भारतीय यात्रा की 8 सालों तक, उसका जो वृत्तांत है, उसने जो सारी की सारी चीज़ें एक बुक में लिख दी। तो उस बुक का शीर्षक उसने नाम दिया सीयू की। क्या नाम दिया? सीयू की। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा सीयू की किसकी रचना है? हेनसांग की। किसकी है? हेनसांग की। तो आप याद रखोगे सीयू की का मतलब क्या? पश्चिमी देश का वृत्तांत, यानी उसमें क्या जो पश्चिम के देश है उसका वृत्तांत लिखा। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो हेनसांग के बारे में याद रखना, बाणभट्ट अलग थे, हेनसांग अलग थे। तो बाणभट्ट तो इंडिया से थे, वो तो उसका दरबारी कोई था, वो तो स्टार्टिंग से रहा था, लेकिन ये विदेशी यात्री था, भारत में आया और फिर वापस भारत से चला गया। फिर आगे देखिए इसमें एक चीज और है, यानी जो एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हर्ष था दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय। जो उत्तर भारत है, ध्यान सुनिए, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था उस समय? हर्षवर्धन। उस समय की बात है, हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। और उसी समय एक राजा होता था पुलकेशिन द्वितीय। इसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। तो ये था दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था
ये दक्षिण का शक्तिशाली, यानी दो उस समय अलग अलग शक्तिशाली राजा थे। उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन थे और दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय थे। तो ये दोनों अलग अलग राजा थे। तो इनके बीच में क्या है, जैसे ही लड़ाई हुई तो क्या किया, 633 ईस्वी में हर्षवर्धन की ने सेना के साथ भी इसके ऊपर अटैक कर दिया, पुलकेशिन द्वितीय के साथ आक्रमण कर दिया। ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, नर्मदा नदी के ऊपर। क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पे हुआ था, नर्मदा नदी पे। तो इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई, यानी हर्षवर्धन हार गया, पुलकेशिन इधर जीत गया। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे कि पुलकेशिन उस समय राजा था, तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई कब हुई थी, 633 ईस्वी में। इसमें कौन जीत गया था, हर्षवर्धन हार गया था, और इसमें जीत कौन गया था, पुलकेशिन द्वितीय।